गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि शर्मा आदर्श बाल विद्या मंदिर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। मैं यहां आपको क्लास 12th की रसायन विज्ञान की स्टडी कराऊंगा, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो लिया है रासायनिक बलगति ये अपने बुक में 4th नंबर चैप्टर है जो मैं पहले ले रहा हूँ यहाँ पर। तो रासायनिक बलगति का मतलब क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो किस वेग से हो रही है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, उन सब की स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो पहला पॉइंट ले रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग जो है उसे हम किस रूप में परिभाषित करते हैं कि अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे कोई अभिक्रिया दे रखी है कि अभिकारक कोई उत्पाद बना रहा है, अभिकारक को हम R से प्रदर्शित करते हैं और उत्पाद को P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें किस प्रकार समय के साथ परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में। अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो प्रारंभ में अधिकतम होती है और उत्पाद की न्यूनतम होती है, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो समय के साथ इनकी सांद्रताओं में परिवर्तन होता है। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो अभिकारक के संदर्भ में हम क्या लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को कि अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी बटा हुआ कमी में लगने वाला समय, क्योंकि हमने बताया भी कि अभिकारक जो है प्रारंभ में अधिकतम है और वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं डेल R अपॉन डेल T। जो यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा है वो केवल ये बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। इसी तरह हम उत्पाद के संदर्भ में लिखते हैं तो अभिक्रिया वेग क्या लिखते हैं उत्पाद के संदर्भ में कि उत्पाद के सांद्रता में होने वाली वृद्धि बटा हुआ वृद्धि में लगा समय प्लस डेल P अपॉन डेल T। ये धनात्मक चिन्ह यहाँ पर यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि हो रही है। अतः हम इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला ये बना देते हैं कि अभिक्रिया के वेग को हम क्या लिख सकते हैं अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा हुआ परिवर्तन में लगा समय, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में तो कमी हो रही थी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही थी। इसलिए हमने क्या लिखा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, इसको हम क्या कहेंगे अभिक्रिया का वेग कहेंगे। इसको अपन क्या लिखते हैं प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल T। प्लस माइनस का चिन्ह का मतलब मैंने यहाँ बता ही दिया कि प्लस का मतलब तो वृद्धि और माइनस का मतलब कमी, इसके अलावा यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर हम इन सांद्रताओं का किसकी सांद्रता अभिकारक और उत्पाद इन दोनों की सांद्रताओं का समय के साथ अगर ग्राफ देखते हैं तो ये प्राप्त होता है हमको कि जो अभिकारक है वो प्रारंभ में अधिकतम था और वो समय के साथ धीरे धीरे न्यूनतम हो गया, जबकि उत्पाद शुरू में 0 था जो कि समय के साथ धीरे धीरे बढ़ चुका है। अतः इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे हम अब देखते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है इसकी इकाई क्या होती है। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं और आएगी जैसे औसत वेग, प्रारंभिक वेग और तात्क्षणिक वेग। ठीक है, ये आप नोट कर लें यहाँ से। उसके बाद देखिए हम देखते हैं अभिक्रिया के वेग की इकाई। अभिक्रिया के वेग की इकाई देखो, अभिक्रिया के वेग का हमने सूत्र क्या देखा अभी कि सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और बटे हुए परिवर्तन में लगा समय। तो हमारे इसकी इकाई देखनी है, अभिक्रिया के वेग की इकाई देखनी है तो हमारे इसका सूत्र रहता है अभिक्रिया के वेग का सांद्रता में परिवर्तन बटा हुआ परिवर्तन में लगा समय। ये है अभी सूत्र। लगा समय तो हम एक तरह से इसको ये लिख सकते हैं कि ऊपर तो सांद्रता है और नीचे समय है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सांद्रता बटा हुआ समय।
सांद्रता जो होती है वो क्या होती है कि एक निश्चित विलायक में हम कितने विलेय घोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं कि जो विलायक होता है वो उसको लीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब सांद्रता जो होती है वो लिखते हैं हम मोल प्रति लीटर। सांद्रता जो होती है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रति लीटर। अलग अलग इकाइयाँ होती हैं इनकी, लेकिन सामान्य रूप से जो इकाई होती है वो मोल प्रति लीटर के रूप में हम इसकी बताते हैं सांद्रता की। समय की इकाई सेकंड होती है, तो जब हम इस फॉर्मूले को और समय की जो इकाई है सेकंड उसको इसमें लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, पहले समय की इकाई बताता हूँ तुम्हें। समय को दर्शाएंगे हम सेकंड में। अब दोनों इकाइयों को अगर हम इसमें लिखते हैं तो क्या बन जाएगी इसकी इकाई, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, ये इसकी इकाई बनेगी। इसको अगर हम दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे अभिक्रिया वेग की इकाई होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे अभिक्रिया वेग के बारे में बता दिया। अब जो आती है परिभाषा वो आती है औसत वेग, प्रारंभिक वेग और तात्क्षणिक वेग। सबसे पहले देखते हैं हम औसत वेग। औसत वेग होता है क्या, जनरली अपन जानते हैं कि एवरेज, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि एवरेज निकालते हैं, कुछ संख्याएं दी होती है उनको सबको जोड़कर उतनी ही संख्या का भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सांद्रता के संदर्भ में तो औसत वेग के लिए हम क्या परिभाषा देंगे कि अभिकारक की सांद्रता में प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाला जो परिवर्तन है समय के साथ, उसे हम कहेंगे औसत वेग। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, v, ये औसत का निशान आ गया, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1। C1 प्रारंभिक सांद्रता, C2 अंतिम सांद्रता। ऐसे ही डेल टी, T2 माइनस T1 प्रारंभिक समय और अंतिम समय। तो ये औसत वेग हमारे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यही होगी कि अभिकारक या जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम औसत वेग कहेंगे। उसके बाद आता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग देखो नाम से पता चल रहा है कि प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभ में होने वाला वेग। किसका होगा प्रारंभ में वेग, अभिकारक का। तो अभिकारक जो क्रिया करेगा प्रारंभ में, प्रारंभ का t इक्वल टू 0 समय पर जो प्रारंभ में वेग होगा अभिक्रिया का, वही वेग हमारे क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसके लिए भी ग्राफ बना रखा है हमारे कि सांद्रता व समय के बीच वक्र बना रखा है। इस तरह से इसका ग्राफ बना के एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्शरेखा आती है, ये प्रारंभ में जो वेग होता है इसका, ये अभिक्रिया वेग कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट t इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से तात्क्षणिक वेग है। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें किसी क्षण के लिए, कोई भी क्षण ले सकते हैं, जैसे t बराबर t सेकंड ले लिया हमने, t का मतलब कोई सा भी सेकंड आ सकता है, ठीक है।
किसी भी क्षण के लिए जब हम अभिक्रिया वेग की गणना करेंगे तो वो वेग कहलाता है हमारे तात्क्षणिक वेग। इसके लिए वक्र कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ बनाते हैं तात्क्षणिक वेग का। ये C1, ये C2। ये ग्राफ बनाया हमने, C1 की सांद्रता, ये T1 हो गया, ये T2। ये ग्राफ किस किसी बीच में, सांद्रता व समय के बीच। चलो वही हमने स्पर्शरेखा खींची यहाँ पर एक, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट कहलाएगा हमारे तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर तात्क्षणिक वेग आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे होता है औसत वेग, प्रारंभिक वेग और तात्क्षणिक वेग। तीनों को एक बार फिर से बोल रहा हूँ परिभाषा में। औसत वेग क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता जो कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक जो होती है उसमें समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो अभिक्रिया का औसत वेग कहलाएगा। प्रारंभिक वेग अभिक्रिया के प्रारंभ में होने वाला जो अभिक्रिया का वेग है वही, अब वो प्रारंभ में कब, t=0 पर जो अभिक्रिया का वेग है वही हमारे प्रारंभिक वेग कहलाएगा। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया में किसी भी क्षण जब हम अभिक्रिया का वेग देखते हैं उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होता है औसत वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया और प्रारंभिक वेग हो गया, साथ ही अभिक्रिया वेग हो गया हमारे, और अभिक्रिया वेग की इकाई होगी। नेक्स्ट जो आएगा हमारे कि अभिक्रिया के वेग को स्टोइकियोमेट्री संबंध के रूप में प्रदर्शित करना है, तो हम उसको किस तरह प्रदर्शित करेंगे। अभिक्रिया का वेग तथा स्टोइकियोमेट्री संबंध। अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्री संबंध, स्टोइकियोमेट्री संबंध। ये टॉपिक हमारे। तो अब इसमें क्या देखना है अपने को कि स्टोइकियोमेट्री संबंध होता क्या है। स्टोइकियोमेट्री संबंध का मतलब यह है कि जो अभिक्रिया का जो वेग ज्ञात करते हैं उसके लिए समीकरण का संतुलित होना बहुत जरूरी होता है, तो उसी को हम स्टोइकियोमेट्री संबंध कहते हैं एक तरह से। अब ये स्टोइकियोमेट्री संबंध जो लगता है वो अभिकारक जो होता है या उत्पाद होता है, यानी कहने का मतलब अभिक्रिया के प्रत्येक पद पर वो लागू हो सकता है। जैसे हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं, ए अभिक्रिया करके बी बना रहा है, ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री संबंध दर्शाने के लिए, तो वो इसके ऊपर भी लागू होगा और वो इसके ऊपर भी लागू होगा। तो हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसको संबंध को कि जो अभिक्रिया का वेग है इसको दर्शाएंगे हम माइनस डेल ए अपॉन डी टी। अभिक्रिया के वेग बराबर माइनस डी अपॉन डी टी। देखो ये कोष्टक में हमने ए को लिखा है, ये कोष्टक का मतलब है ये इसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ये उसे प्रदर्शित कर रहा है। इक्वल टू उत्पाद के संदर्भ में लिखें तो प्लस आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया वेग के अंदर अभिक्रिया वेग को जब स्टोइकियोमेट्री संबंध में प्रदर्शित करते हैं तो इन सब अभिकारों की सांद्रताओं को बराबर में ही लिखते हैं। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3। अगर हम इस अभिक्रिया के लिए लिखें अभिक्रिया का वेग तो क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग। देखो
अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो अणुओं की संख्या थी नहीं, यहाँ पर अणुओं की संख्या दे रखी है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है कि जो अणुओं की संख्या रहती है उनको हमको बटाव में नीचे लिखना है। जैसे N2 है, कोई अणुओं की संख्या नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस डी N2 अपॉन dt। ये तो इसका हो गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसकी सांद्रता में कमी को व्यक्त कर रहा है। फिर H2 का ले रहे हैं हम, बराबर माइनस, अब यहाँ पर अणुओं की संख्या 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/3। जैसे मैंने कहा था कि अगर अणुओं की संख्या दी हुई रहती है तो उसको बटे में लिखते हैं। माइनस का चिन्ह कमी को दर्शा रहा है, dH2 अपॉन dt। यह हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी की दर निकाल दे। अब इसके बाद क्या गया, उत्पाद। यहाँ भी अणुओं की संख्या दे रखी है लेकिन चिन्ह हमारे प्लस आएगा, तो 1/2 dNH3 अपॉन dt। ठीक है, तो इस तरह से हम अभिक्रिया के वेग को स्टोइकियोमेट्रिक संबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और भी उदाहरण है हमारे पास, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, H2 प्लस I2 मिलके 2HI बनाते हैं। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनने की भी संभावना होती है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं H2 के लिए, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है ये, तो माइनस dH2 अपॉन dt। I2 ये भी एक ही मॉलिक्यूल है, माइनस dI2 अपॉन dt बराबर, उत्पाद में 2 मॉलिक्यूल है, प्लस 1/2 dHI अपॉन dt। ठीक है, तो आगे ये चीज़ समझ में, तो हम इसमें स्टोइकियोमेट्रिक संबंध में सभी जो भी अभिकारक है या उत्पाद है उनकी सांद्रताओं को अभिक्रिया के वेग के बराबर में हम लिख सकते हैं। तो यही स्टोइकियोमेट्रिक संबंध होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है कि जैसे इसमें क्या किया कि किसी भी एक, चाहे उत्पाद के लिए चाहे अभिकारक के लिए, हमें अभिक्रिया वेग दे दिया जाता है और बाकी दूसरे के लिए निकालने के लिए कहा जाता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें अमोनिया के अपघटन से नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस के बनने की दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K का मान दे रखा था 5.182 इंटू 10⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसके लिए हमें निकालना है, यहाँ पर हमारे वेग नियतांक का मान दे रखा है, तो ये वेग नियतांक अभिक्रिया वेग के बराबर ही आता है। कब आता है, जब इनकी सांद्रताएं इकाई होती है, ये भी अब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना, हमको अभिक्रिया लिखनी है। अमोनिया के अपघटन से N2H2 बनते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, अभिक्रिया करके ये N2 प्लस 3H2 बना रहे हैं,
ये संतुलित कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए K का मान क्या दे रखा है 5.182 इंटू 10⁴। सबसे पहले हम इसके विघटन होने की दर ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर NH3 के विघटन की दर, बराबर 1/2 माइनस डी NH3/dt, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये अभिक्रिया की दर आ रही है इसकी, और ये किसके बराबर आएगी, वेग नियतांक के बराबर आएगी। या तो क्वेश्चन में सीधा ही तुम्हें ये दे देगा कि अमोनिया के जो भी एक यौगिक है कि इसके विघटन की दर ये है या इसके बनने की दर ये है, तो कुछ भी वो दे सकता है। तो यहाँ पर दिया है वेग नियतांक, तो अगर मान लो वेग नियतांक दिया है तो आपको अभिक्रिया की वेग के उसके बराबर उसको मानना है। तो इसके बराबर माना तो इसका मान क्या हुआ 5.182 इंटू 10⁴, ठीक है। ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे किसकी दर हो गई, अमोनिया के विघटन की दर। अब हम इसकी सहायता से इन दोनों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था स्टोइकियोमेट्री संबंध में कि अभिक्रिया के वेग को हम सबके बराबर के रूप में लिखते हैं कि यहाँ पर इसके विघटन की दर इसके विघटन की दर इनके बनने की दर के बराबर होगी या इसके बनने की दर के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले N2 के बनने की दर निकालते हैं। N2 के बनने की दर, क्योंकि हम यहाँ पर जिसका हमें ज्ञात है उसी की सहायता से दूसरों का निकालना है हमको, ठीक है। तो N2 के बनने की दर को हम क्या लिख सकते हैं, d N2/dt बराबर किससे निकालेंगे, इसके विघटन की दर से, माइनस 1/2 d NH3/dt, ठीक है। इसे निकालेंगे तो इसका मान तो अपने दिया हुआ है ये ऐसे कैसे ही, तो क्या आ जाएगा, इसका बनने की दर भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी 5 पॉइंट, क्योंकि इसकी जगह मान रखेंगे अपन, इसकी जगह यही मान आ जाएगा वापस जो कि दिया हुआ था। तो क्या आ गया 5.182 इंटू 10⁴, ये इसी के बनने की दर आ गई, ठीक है। ये मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। देखो इकाई लिखना कभी मत भूलना, क्योंकि इकाई लिखने से नंबर पूरे मिलेंगे, और इकाई कहीं नहीं लिखते हो तुम तो इसके नंबर एग्जामिनर काट सकता है। तो ऐसे हम लिखते हैं हम H2 के बनने की दर, H2 के बनने की दर क्या लिखेंगे, H2 के बनने की दर dH2/dt। H2 में अणुओं की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पर प्लस 1/3, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/2 d NH3/dt। अब हमको पता है कि हमको इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मान हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ये वाला, तो इसकी जगह ये मान रखते हैं हम 1/3 d H2/dt इक्वल टू 5.182 इंटू 10⁴। 3 को इधर कर दे पक्षांतरण, 1/2 पे आएगा, सॉरी यहाँ पे d H2/dt बराबर 3 इंटू 5.182 इंटू 10⁴,
कर दो मल्टीप्लाई इसको, कितना आ जाएगा 6 4 5.15 15.546 इंटू 10 की पावर 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ अपने यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहाँ पर या तो वेग नियतांक का मान देगा जो कि किसी भी अभिकारक जो के बराबर मानना है अपने को और उसकी सहायता से हमको दूसरे का निकालना है, या फिर वेग नियतांक ना देकर वो इसकी सांद्रता सीधा ही दे देगा, इसकी दे दे, इसकी दे दे, इसकी दे दे, जिसकी भी देगा उसके हिसाब से तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे होता है अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री संबंध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आता है वो आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे जो अभिक्रिया वेग होता है, ये वेग नियतांक जो आया था अभी हमारे उसके बारे में देखते हैं। वेग नियतांक कैसा आया था, जैसे मैंने बताया था कि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो अभिक्रिया वेग के बराबर ही आता है, लेकिन किस स्थिति में आता है, जब अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई होती है। तो हमारे अब टॉपिक डालते हैं हम अभिक्रिया का वेग नियतांक तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ये हमारे टॉपिक है। चलो देखिए, अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग और वेग नियतांक इनको हम कैसे निकालेंगे, इनके लिए सबसे पहले हम देखते हैं वेग नियम। वेग नियम, वेग नियम। अब ये वेग नियम क्या है, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, इसे हम यहाँ पर वेग नियम के रूप में लिखते हैं। और ये क्या होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एक तरह से हम इसको लिख दें कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे कौन सा नियम बताया मैंने, वेग नियम, और इसे दूसरा नाम क्या होता है यार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। इसे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया नियम भी कहते हैं। चलो, ये तो हो गई नियम की बात। अब इसको हम कैसे लागू करें इसके ऊपर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेग नियतांक निकालना है। तो मान लो हम अभिक्रिया लेते हैं a + b अभिक्रिया करके c बना रहे हैं। अब यहाँ पर अभिकारक कौन कौन से हैं, तीर की तरह वाले a और b। तो हम इसके लिए अभिक्रिया के वेग क्या लिखें, अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं, समानुपाती होगा ये अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के। सांद्रता के लिए मैंने क्या बताया कि इसको हम कोष्ठक में लिखते हैं
ए को लिख दिया और बी को लिख दिया। ठीक है, तो दोनों की सांद्रताओं के जितने भी अभिकारक अणु, दो नहीं, एक हो, तीन हो, चार हो, कितने भी अभिकारक अणु हो, उनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर अणुओं की संख्या आ जाती है, जैसे n आ गया, यहाँ पर m आ गया, तब क्या करेंगे हम? देखो स्टोइकियोमेट्री संबंध में तो हमने इस अणुओं की संख्या को बटवा में लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम बटवा ना लिख करके वो जो अणुओं की संख्या आएगी, जैसे n इसकी है तो वो उसके घात के रूप में चली जाएगी। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना कि स्टोइकियोमेट्री संबंध में तो बटवा के रूप में लिखते हैं अणुओं की संख्या को, जबकि नॉर्मल रूप में घात के रूप में वो चली जाती है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, जैसे हमने अभिक्रिया वेग का लिख दिया फॉर्मूला, अभिक्रिया का वेग, जैसे हम समानुपाती हटाएंगे एक स्थिरांक आएगा k, ठीक है, ये k क्या है यहाँ पर? यहाँ k क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसे इस अभिक्रिया का वेग नियतांक, इसे इस अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, वेग नियतांक या वेग गुणांक भी कहते हैं। अब इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? और कि जब अभिकारकों की सांद्रताएं, यदि अभिकारक, कौन कौन से अभिकारक? A और B, इनकी सांद्रताएं इकाई हो, इकाई का मतलब एक हो, तो क्या होगा? जब इनकी सांद्रता एक हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर आ जाएगा? वेग नियतांक के। तो अभिक्रिया का वेग हमारे वेग नियतांक के बराबर आ जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, और इसी स्थिति में हम, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लग चुकी है, क्या कंडीशन? कि अभिकारक की सांद्रताएं इकाई है, तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया के वेग को हम लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। तो एक तरह से हम इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग की, कि ऐसी स्थिति जब अभिकारक की सांद्रताएं इकाई होती है तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिक्रिया का विशिष्ट वेग या अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे होता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग नियतांक। अब देखो हमने ये पढ़ लिया, अब आएगा वेग नियतांक की इकाई। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन, चलो अब आता हमारे जो वेग नियतांक निकाला उसकी इकाइयाँ क्या होती है? वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई मान लो कोई अभिक्रिया है N1A प्लस N2B अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे इसके लिए? समानुपात हटा के मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर के, तो ये आ गया A सांद्रता, ये N1 कहाँ जाएगा? घात के रूप में। जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टोइकियोमेट्री संबंध में ही केवल वो बटा के रूप में आएगा, अगर ऐसे अणुओं की संख्या रहती है तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे, B की सांद्रता को N2। ठीक है, क्योंकि हम वेग नियतांक की इकाई निकाल रहे हैं तो K इधर लेकर अभिक्रिया का वेग बटा हुआ दोनों को नीचे लिख दें हम, A की पावर N1 B की पावर N2। ठीक है,
अब जैसा हमने अभी थोड़ा पढ़ा था कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, हम निकाल रहे हैं वेग नियतांक की इकाई, और हम यहाँ पर पहले इसकी इकाई पूछ रहे हैं कि अभिक्रिया वेग की क्या इकाई होती है, जो कि हमने पहले लिखी थी, क्या आई थी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ए और बी क्या है, अभिकारक है, अभिकारक के अंदर क्या है, सांद्रता है इनकी, और सांद्रता की इकाई क्या बताई थी मैंने, अगर चाहो तो तुम एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, सांद्रता लिखकर लिख दो सांद्रता, सांद्रता की पावर n1, क्योंकि ये सांद्रता किसकी, ए की, तो इधर हम बी के लिए लिख दें अब सांद्रता किसकी, बी वाले की। ठीक है, अब मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, सांद्रता के लिए क्या बताया था मैंने, सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर, तो इसके लिए भी लिख दें मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर n1, मोल प्रति लीटर n2। ठीक है, यहाँ तो हो गया क्लियर। एक अभिक्रिया ली हमने, n1 ए के मॉलिक्यूल है, n2 बी के मॉलिक्यूल है, अभिक्रिया का वेग लिखा, के वेग नियतांक आ गया, यहाँ पर ये अणु घात के रूप में चले गए, के का मान निकाला तो ये दोनों इसके नीचे आ गए। ठीक है, अभिक्रिया वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ए और बी अभिकारक अणु है तो इनको सांद्रता के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ए की सांद्रता अणु की संख्या n1 लिख दी, बी की सांद्रता अणु की संख्या n2 लिख दी। सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या लिखेंगे हम, ऊपर तो ऐसे कैसा आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, नीचे मोल प्रति लीटर n1 प्लस n2। ठीक है, यहाँ हम n1 प्लस n2 को n मान लेते हैं, n से शो कर दिया हमने, और ये n इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम क्या लिखें इसको, ऊपर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, मोल प्रति लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटा हुआ मोल की पावर भी n आ गया और लीटर की पावर भी n आ गया। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे दोनों, ये देखो लीटर ऊपर जाएगा तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, लेकिन मोल को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये n माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इसके नीचे है, उल्टा करते ही लीटर तो सीधा ऊपर चल गया और मोल को लेके जाएंगे तो मोल माइनस में हो जाएगा। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल ऊपर गया तो माइनस का, तो ये हो गया मोल माइनस n, देखिए n था इसलिए माइनस लग गया, अब और आ गया अब यहाँ पर लीटर की पावर n, क्योंकि लीटर प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके भी बटे हुए में तो ये सीधा ही ऊपर चला जाएगा। अब देखो आधार मोल मोल माइनस, ठीक है, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन गया अपने, मोल 1 माइनस n, 1 माइनस n। ठीक है, फिर आ गया लीटर, लीटर में क्या क्या, इधर -1 है, यहाँ पर n है, तो प्लस वाले को आगे लिख देते हैं हम यहाँ पर n माइनस 1, और सेकंड ऐसे कैसे बच गया। ठीक है, सेकंड इनवर्स, तो ये हमारे अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई आ जाती है। कई बार वो क्वेश्चन ये निकालने के लिए भी कह देता है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि वो
किसी भी एक अभिक्रिया की कोटि है, उस अभिक्रिया को दे देगा और उसके लिए कोटि पूछेगा। तो हम वही निकाल रहे हैं आगे कि ये कैसे व्यक्त होगा। तो पहले आप एक बार इसको उतार लीजिए यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गया ये? एक बार और देख लो। वेग नियतांक में अणु की संख्या लिए हमने, उत्पाद बनाया, अणु की संख्या को घात के रूप में लिखा, के का मान निकाला, इन दोनों को नीचे लेके गए। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नीचे जो अभिकारक है n को सांद्रता के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो सांद्रता मोल प्रति लीटर होती है n1, इधर भी n2 आ गया। अब हमने जो कि आधार समान थे तो घातें जुड़ गई, n1 प्लस n2 हो गया। ये n1 प्लस n2 को हमने n मान लिया, तो ये n मोल के ऊपर भी है और लीटर के ऊपर भी है, तो यहाँ व्यक्त कर दिया। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मोल जो यहाँ पर है वो तो माइनस में हो जाएगा और ये लीटर जो प्लस में है वो ऐसा सही रहेगा। और फिर हम इसकी जो आधार समान की घातें जोड़ देते हैं और ये व्यक्त हमारे हो गए इसकी इकाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि ये जो फॉर्मूला बना ये किस तरह वर्क कर रहा है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। देखिए अब वहां पर क्वेश्चन आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई निकालिए। वेग नियतांक, ये वेग नियतांक। ठीक है, अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक कैसे निकालेंगे? निकालना हमको इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है कि n बराबर 0 रख देना। कब? शून्य कोटि के लिए, क्योंकि अभिक्रिया कोटि तुम्हारे 3 प्रकार की है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। शून्य कोटि की अभिक्रिया जब भी आती है तो तुम्हें n के बराबर क्या रखना है? 0। तो अपने आप तुम्हारे इसकी इकाई आ जाएगी। जैसे अगर हम इस फॉर्मूले में n बराबर 0 रखते हैं तो क्या यूनिट आएगी इसकी? मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे? मोल, लीटर माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ये तुम्हारे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक आ गया। ऐसे ही प्रथम कोटि देखते हैं हम। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्योंकि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक प्रथम कोटि के लिए निकालें अपन तो क्या रखेंगे? n बराबर 1 रख देंगे। तो उस स्थिति में क्या हो गया? देखो, मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। एक में से गया 0, यानी कि मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स। किसी की घात अगर 0 आती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो क्या बच गया हमारे अब यहाँ पर? सेकेंड इनवर्स। ये इसकी इकाई हो गई। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए निकालेंगे तो द्वितीय कोटि में n बराबर 2 रख देंगे। यहाँ रख देते हैं अपन। चलिए इधर मिटा देते हैं। एक मिनट यहाँ सही कर देता हूँ। ठीक है,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। तो हमने क्या बताया कि n बराबर 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 और ये सेकेंड इनवर्स, ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, मोल इनवर्स लीटर, 2 में से गया प्लस का आ गया अब ये, और ये सेकेंड इनवर्स। तो ये तुम्हारे द्वितीय कोटि की इकाई होगी, ठीक है। लेकिन 3 साल से इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया कि एक क्वेश्चन दे दिया कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग नियतांक का मान जो भी दिया हुआ है और उसकी इकाई दे दी पीछे। जैसे कोई अभिक्रिया है, चल पहले ये उतार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ठीक है। उसके अनुसार हम उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको। चलिए इसका क्वेश्चन लिखते हैं अपन। किसी अभिक्रिया के लिए उसके वेग नियतांक का मान 5.414 सेकेंड इनवर्स है, तो वह अभिक्रिया किस कोटि की है। किस कोटि की है। लास्ट 3 साल से इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है हमारे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कोटि निकालनी है, क्या दे रखा है तुम्हें, अभिक्रिया का वेग दे रखा है। अब वहाँ पर सब सोचते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, केवल उसमें ये देखना है कि इसकी इकाई क्या है, और इसकी इकाई देखते ही तो आपको अगर ये चीज़ पता है कि शून्य कोटि में क्या किया था, प्रथम कोटि में क्या है, द्वितीय कोटि में क्या यूनिट आई है, तो उस हिसाब से तुम आसानी से लिख के सकते हैं। अब तुम्हारा सेकंड इनवर्स आया, तो तुम्हारे सेकंड इनवर्स आया तो हमने अभी व्यक्त किया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में जब हमने n बराबर 1 रखा था, तब हमारे इकाई क्या आई थी, सेकेंड इनवर्स आई थी। तो इस इकाई को देख कर ही हमको आंसर क्या लिखना था कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है, बस। तो इस यहाँ पर इकाई का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। जो 3 साल से इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इकाई देखकर हमको उसका उत्तर देना था, ठीक है। वहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगता। तो आज हमने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा, उसकी इकाई पढ़ी, औसत वेग, प्रारंभिक वेग, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। उसके बाद वेग नियतांक, वेग नियम, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और ये अभिक्रिया की जो वेग नियतांक की इकाई निकाली, इस पे बेस पे क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। थैंक यू।